जय हिंद दोस्तों। मैं कार्तिकेय पांडे डाउट काउंटर पर आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस वन शॉट सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इम्पोर्टेंट है। आइए उसको देखते हैं। वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसको कहते हैं संविधान का निर्माण। आइए इसमें देखते हैं। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की मांग क्या है, पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए। तो ये स्टार्ट होता है 1934, ईयर 1934। इट वाज इन 1934 that the idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy। तो ये 1934 में भारत में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार जो कि M.N. रॉय के द्वारा सामने रखा गया। ये M.N. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। इनके द्वारा जो है संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में रखा गया। फिर 1935 में देखते हैं। तो 1935 में जो ये आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय की काफी बड़ी पार्टी थी। इसने ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की। और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि संविधान सभा बने, इनका भी संविधान बने। लेकिन होता क्या है बाद में कि 1940 में डिमांड वाज एक्सेप्ट इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो ये अगस्त ऑफर क्या है, अगस्त ऑफर ऑफ 1940, इसमें होता क्या है कि ब्रिटिशर्स तो शुरू नहीं चाहते थे कि आपका भी संविधान सभा बने, आप भी संविधान बनाएं। लेकिन होता क्या है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस टाइम जर्मनी ब्रिटेन के ऊपर काफी दोनों के बीच काफी ज्यादा चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पावर, आर्म फोर्सेस, ये काफी एकदम प्रॉब्लम में आ चुकी थी। मतलब काफी कम हो रहा था कि इनको और जरूरतें थी। तो जापान वगैरह इसकी काफी मदद कर रहा था। तो उसने सोचा कि अगर इंडिया भी हमारा साथ दे दे तो और अच्छा होगा। तो उसने एक अगस्त ऑफर लाया। तो अगस्त ऑफर में होता क्या है, अगस्त प्रस्ताव में, कि उसने कहता है चलो ठीक है, हम आपकी मांग को स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग देना होगा। तो ये जो अगस्त ऑफर था, ये रिटर्न नहीं था, ये वर्बली था। इसे मुंह से बोल दिया गया था ठीक है, आपका हम स्वीकार मानेंगे जो है, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, ये 1942 में जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ये आता है। और ये जो है लिखित रूप में आता है, मतलब कि हम आपके स्वीकार को मानेंगे, ये लिखित में आता है। इसके पहले जो था 1940 में अगस्त ऑफर, वो सिर्फ मुंह से बोल दिया गया था ठीक है, हम आपकी मांग को स्वीकार करेंगे। लेकिन जो ये क्रिप्स मिशन था, इसमें जो है रिटर्न में बात होती है, क्योंकि रिटर्न ही तो इम्पोर्टेंट होता है, मुंह से तो चाहे जो कुछ बोल दे। तो उसमें जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम विथ अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर एक मसौदा घोषणा लेकर आए। तो एज पर प्रपोजल में क्या था, इंडिया वाज टू गिवन अ डोमिनेंट स्टेट। प्रस्ताव के अनुसार भारत को डोमिनेंट राज दिया जाएगा। ये डोमिनेंट राज होता क्या है आपको बता दूं। ये डोमिनेंट राज मतलब ये होता है कि आप ठीक है अपना संविधान बनाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन हेड में जो होगा वो ब्रिटिश ही होगा। जो हेड में होगा वो ब्रिटिश ही होगा। मतलब आप इंटरनली मैटर में आप ठीक है अपना करो, लेकिन ये है कि जो हेड अगर देखा जाए तो हेड होगा आपका ब्रिटिश ही होगा। तो उसको कहते हैं डोमिनेंट स्टेट, कि इसमें जो आपका हेड होता है ना, ठीक है, तो वो ब्रिटिश ही होगा। बाकी इंटरनल मैटर में आपको जो करना है वो आपको वो आप करोगे। तो लेकिन होता क्या है कि रिजेक्ट बाय मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनॉमस स्टेट। क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा
ये मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि भारत को वो 2 राज्यों में विभाजित करना चाहता था, 2 ऑटोनॉमस स्टेट में। तो इसलिए उन्होंने इसका बायकॉट करना चालू कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है क्रिप्स मिशन। इसके कारण क्या होता है, जो क्रिप्स मिशन होता है ये फेल्ड हो जाता है, मतलब मुस्लिम लीग वगैरह इसका बायकॉट करना चालू कर देते हैं। तो ये जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था ये फेल हो जाता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो इस कैबिनेट मिशन में अब देखते हैं क्या होता है। तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होते हैं। ये 3 मेंबर कौन होते हैं? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। आपको पता होगा कि जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे यही 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, और यही इसमें जो है 3 मेंबर में भी ये है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका क्या कहते हैं उद्देश्य क्या था इस 1946 कैबिनेट मिशन के इसमें क्या था? टू हेल्प इंडिया टू अचीव द इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब इसका उद्देश्य था कि भारत को यथाशीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद कराना, एंड सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक संविधान सभा का गठन करना। ये किसका उद्देश्य था? ये कैबिनेट मिशन 1946 का मिशन था। फिर आगे देखते हैं। It envisaged the establishment of Constituent Assembly to frame a constitution for India। इसमें देश के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई। ठीक है, कि संविधान सभा बनेगा और संविधान अपना बनेगा। फिर इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग होते हैं, ये मुस्लिम लीग इस वाले में एग्री हो जाते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें मुस्लिम लीग जो होता है, मुस्लिम लीग क्या करता है कि वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है इलेक्शन होगा, हम लोग इलेक्शन में सहमत हैं। क्योंकि वो चाहता था कि चलो ठीक है, अगर अगर क्या है कि अगर इलेक्शन में जो है मेजोरिटी में मुस्लिम लीग के मेंबर ही अगर आ गए तो सबसे अच्छा होगा भाई, क्योंकि हम तो हो जाता है कि चलो ठीक है इलेक्शन में हम साथ अब देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर वो एक जुआ खेला था, चलो ठीक है अगर हम क्या कहते हैं इसमें मेजोरिटी में आ गए तो हमारा ही दबदबा बना रहेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम 1946 के कैबिनेट मिशन में हम सहमत हैं चुनाव के लिए। फिर इसके कंपोजिशन आते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की संरचना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है कि इसमें टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 398 थी, जिसमें से 296 जो थे वो अलॉटेड थे ब्रिटिश के लिए। क्या? 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी, जिसमें 296 अलॉटेड थे किसके? ब्रिटिश के लिए, और 96 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के लिए थे। अब ये 398 ही क्यों? ये भी तो बात है भाई, 398 ही क्यों लिया गया इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ में? क्योंकि इसमें आप देखोगे आगे कि 1 मिलियन पर आपका एक सीट अलॉटेड था। क्या था? 1 मिलियन अगर पॉपुलेशन है आपकी तो उसमें एक क्या कहते हैं सीट अलॉटेड था। उस टाइम जो 389 मिलियन करीब जो है आप अपनी पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो जानते ही हैं आपकी भारत की पॉपुलेशन वैसे पहले ज़्यादा थी, आज बहुत ज़्यादा है। तो 389 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, इसीलिए उसको 389 को जो है टोटल स्ट्रेंथ मान लिया गया था। और 296 सीट जो कि ब्रिटिश के लिए अलॉटेड थी, और 96 जो थे प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट क्या थे, अब आप इसको जानो। प्रिंसली स्टेट का मतलब जो राज्य रजवाड़ों वाले स्टेट थे उसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए लिखा भी है कि रफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन अगर है तो एक सीट, 2 मिलियन पॉपुलेशन है तो 2 सीट। वैसे 289 मिलियन अगर पॉपुलेशन है तो कितनी सीट? 289। अगर 389 पॉपुलेशन है, मिलियन पॉपुलेशन है तो कितनी सीट होगी? 389 पॉपुलेशन सीट होगी। फिर देखते हैं सीट वाज allocated to the British province were to be divided into among the 3 principal community। इसमें क्या होता है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों को दी जाती है, जो कि मुस्लिम होते हैं, सिख और जनरल। ये मुस्लिम सिख तो ठीक है, ये जनरल में क्या क्या आते हैं? इसमें जनरल में ये थे कि मुस्लिम और सिख को जितने भी क्या कहते हैं समुदाय बचे हैं, जितने भी कम्युनिटी बचे हैं, वो आपके जनरल में आएंगे, वो सामान्य में आपके आएंगे। अब देखते हैं इसके
वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की कार्य प्रणाली। इसमें क्या होता है कि 9 दिसंबर को 1946 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की एज अ मुस्लिम लीग बायकॉट द मीटिंग। इसमें क्या होता है 9 दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करना चालू कर दिया। फिर उस टाइम जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट कर दिया गया था, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और फिर बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। फिर उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बना दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट कौन चुना गया था टेम्पोरली, मतलब नॉमिनेट कर दिया गया था, इलेक्ट नहीं हुए थे वो। तो अगर नॉमिनेट पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर पूछा जाएगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कौन था तो वो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही करोगे। फिर आगे देखते हैं। और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी जो कि इलेक्ट हुए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली चुने गए थे कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। आगे देखते हैं। और आपको पता ही होगा, तो सबको पता होता है कि इट टुक्स 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज ओवर 11 सेशन टू कंप्लीट द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के निर्माण को पूरा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स होते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और उस टाइम जो टोटल खर्चा आया था अपना क्या कहते हैं बनने में, तो वो 64 लाख रुपए था। सोचो उस टाइम का 64 लाख रुपए वो टोटल खर्चा आया था उस टाइम, टोटल एक्सपेंडिचर था। और 26 नवंबर को जो है ये 1946 में बन गया था संविधान, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या कहते हैं लागू कर दिया गया। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों जो है 2 महीने आगे कर दिया गया था। मतलब 26 नवंबर 1940, ये 46 नहीं है, सॉरी ये 49 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है ये क्या कहते हैं बन चुका था, लेकिन ये क्या है कि 26 जनवरी 1945 को ये लागू कर दिया गया था। तो आपको पता ही होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हैं डाल दीजिएगा क्यों 2 महीने वो डाला गया था। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। फिर इसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या थे। अब आप सोचो, कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई घर ही बना रहे हो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ इसमें 3 रूम होंगे, ये मम्मी पापा का रूम है, ये मेरा रूम रहेगा, यहाँ पे क्या कहते हैं वॉशरूम होगा। तो ये सब चीजें, अगर यहाँ बालकनी है, तो अगर आप किसी चीज का उद्देश्य बनाते हो तो क्या होता है वो काम अच्छे से होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक उद्देश्य बना। देखते हैं वो उद्देश्य क्या था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है विधानसभा में क्या कहते हैं प्रस्ताव को पेश किया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली। फिर बाद में 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अपनाया गया। मतलब सबकी सम्मति से जो है क्या कहते हैं ये जो प्रस्ताव था, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसको फिर अपनाया गया। इसके फीचर्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे, क्या बातें थी जिसको जो है सब लोगों ने अपना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के हम लोग विशेषताएं देखते हैं। तो ये था कि टू फास्टर यूनिटी ऑफ द नेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये होना भी चाहिए था। टू इंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना
ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना? आपको पता होगा कि हम लोगों का देश गुलाम क्यों हुआ? हमारे यहाँ क्या था? एकता नहीं थी। आज भी एकता नहीं है, लेकिन यह है कि एकता को बढ़ावा देना, टू फोस्टर द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर एकता बढ़ा होता तो मुगल ना हम लोगों पे शासन कर पाते, ना ही ब्रिटिशर्स कर पाते। तो इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कि फास्टर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू इंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मतलब राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना और इसकी आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स थे। फिर देखते हैं टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? संघीय स्वरूप बनाना, मतलब सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में होगी। मतलब सेंट्रल में भी रहेंगे, और जैसे सेंट्रल में पीएम हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, और स्टेट में आपका सीएम, गवर्नर, ये सब होंगे। तो ये फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म बनाना इनका उद्देश्य था, किसका? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का फीचर्स थे। एंड टू गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन एंड द एक्शन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता, अभिव्यक्ति, विश्वास, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता की गारंटी को सुरक्षित करना इसके फीचर्स थे। किसके फीचर्स थे? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स थे। एंड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना। तो ये इसके फीचर्स थे। आइए देखते हैं आगे कि टू प्रोवाइड एडुकेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, जो क्या कहते हैं, बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग वाले होते हैं, और आदिवासी होते हैं क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना किसका फीचर्स था? ये आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का फीचर्स थे। और फिर बाद में अटेन राइटफुल एंड हॉनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, संसार में उचित एवं सम्मानित स्थान प्राप्त करना। टू अटेन राइटफुल एंड हॉनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में उचित एवं सम्मानित स्थान प्राप्त करना भी किसके फीचर्स थे? ये सॉरी ये फीचर्स थे आपके किसके? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फीचर्स थे। और टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इन all the power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organ of the government are derived from the people, the people। ठीक है, ये the people। एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसमें स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और अधिकार, इसके घटक भाग और सरकार के अंग जनता से प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? जनता से प्राप्त हो। मतलब इसके घटक भाग जो कि क्या कहते हैं आपके, एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसमें प्रभु था और स्वतंत्रता भारत की सभी शक्तियां और अधिकार किसके घटक हों? इसके घटक भाग और सरकार के अंग जनता से प्राप्त हों। तो ये किसके फीचर्स थे? ये आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनता, इसी के फीचर्स थे ये। फिर आगे देखते हैं अदर फंक्शन उस समय परफॉर्म्ड हो रहे थे, वो भी देख लेते हैं वो अदर फंक्शन क्या उस समय चल रहे थे। तो वो अदर फंक्शन यही चल रहे थे कि इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो अपना जो तिरंगा है, भारत की शान, वो जुलाई 22 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। फिर इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। 1950 को जो है राष्ट्रगान अपना लिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल सॉन्ग को जनवरी 24 1950 में गीत को, ये जो आपका राष्ट्रीय गीत होता है, ये भी अपना लिया गया था। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका नेशनल फ्लैग कब, क्या कहते हैं, अडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया गया था, नेशनल एंथम कब आपका अपनाया गया था, और नेशनल सॉन्ग कब अपनाया गया था। तो ये आप डायरेक्ट इसको, ये आप याद रखेंगे डेट, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इट इलेक्टेड
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950 जनवरी 24 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया गया था। तो आपको बता दें कि अगर कभी फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूछा जाए किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, चाहे अपने इंडिया का पूछा जाए, तो कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं मेजर कम्युनिटीज क्या क्या थी, ये भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कम्युनिटीज थे। तो कम्युनिटी जैसे और उसके चेयरमैन, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरा कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी मतलब अगर भाई कोई कार है उसकी स्टीयरिंग किसके पास होगी? जो हेड होगा, तो वो कौन हेड थे? जवाहरलाल सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके चेयरमैन थे? वो थे क्या है, स्टीयरिंग कमेटी के। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये तो आपको सबको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स, तो इसके कौन चेयरमैन थे? इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग आयरन मैन भी कहते हैं, वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य जिसको जान लेने से ये होता है कि वन लाइनर अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इजी वे में उसको आप बता सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो किसको? एलिफेंट को, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। एलिफेंट को ही क्यों? तो ऐसा माना जाता है कि एलिफेंट क्या होता है कि सबसे बड़ा जानवर होता है, ठीक है, और अपना देश भी काफी बड़ा ही था, तो इसलिए एलिफेंट को रख दिया गया कि चलो ठीक है, सिंबल अच्छा रहेगा कि एलिफेंट और बड़ा देश सब मिल रहे थे। फिर आगे देखते हैं सर बी एन राव। ये बी एन राव अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ये बी एन राव थे, इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किन्हें? बी एन राय को। और एच वी आर लिंगर, ये सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा के सचिव थे। और एस एन मुखर्जी, ये एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के प्रमुख प्रारूपकार थे। कौन? एस एन मुखर्जी। फिर आगे देखते हैं, हाँ, प्रेम बिहारी नारायण, ये थे कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम बिहारी नारायण जी थे, ये भारतीय संविधान के सुलेख थे। इन्होंने ही अपने सुंदर सुंदर राइटिंग से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। और ये नंदलाल और राम मनोहर सिन्हा जी थे, इन्होंने ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेट कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रेम्बल में जो डिजाइन वगैरह थी, ये किन्होंने दिया था? ये नंदलाल जी ने और राम मनोहर सिन्हा जी ने ही दिया था। फिर आगे देखते हैं वसंत कृष्णा, इन्होंने कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदी में जो संविधान अपना लिखा गया था, ये किन्होंने लिखा था? वसंत कृष्णा जी ने लिखा था। इन्होंने हिंदी में अपने अपने अच्छे सुंदर राइटिंग से लिखा थे। फिर ये जो आपको बता दें राम मनोहर सिन्हा थे, इन्होंने ही जो है ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल, ये जो अपना क्या कहते हैं प्रस्तावना है, इसको भी जो प्रियम्बल में आगे आपको लेक्चर में प्रियम्बल बताऊंगा प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल का जो क्या कहते हैं ब्यूटिफाइड किसने किया था? वो किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा जी ने ही किया था। तो मतलब अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रियम्बल का, तो कौन थे? राम मनोहर सिन्हा जी ही थे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता हुआ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इस वन शॉट सीरीज में मैं डिटेल में आपको नहीं बता सका क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता, तो डिटेल में मैं लेक्चर आगे शूट करूंगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ वन शॉट वीडियो में वन लाइनर बता दिया कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, इसके क्या तथ्य थे, सब मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है, हमें और लेक्चर शूट करने में काफ़ी मतलब अंदर से प्रेरित करता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
तो आगे फिर मिलते हैं हम अपने न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के सीरीज में, वन शॉट की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।